नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। हम प्रस्तुत करते हैं द इन्वेस्टमेंट स्कूल का फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो ये लार्सन एंड टुब्रो का एक कंपनी ग्रुप का एक कंपनी है जिसको अभी से हम लोग LTTS कहेंगे। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं LTTS का। पहले एक डिस्क्लेमर कि जो हम लोग प्रेजेंटेशन आज आपके सामने लेके आए हैं ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइस। शुरू करते हैं। सो LTTS जो है वो एक ER&D कंपनी है, यानी कि एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ER&D एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि मारुति को इंडिया में अपना EV बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मारुति के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ये कि मारुति अपना जो कैपेबिलिटी है वो खुद से बनाए, यानी कि इनबिल्ट कैपेबिलिटी बनाए इन हाउस, कि वो पूरा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सोचे किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम करती है, फिर उसके लिए वो टैलेंट हायर करे, फिर वो टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करे एंड फाइनली वो टेस्टिंग करे। ये एक ऑप्शन हो गया जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको क्लियरली दिखता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो रिसर्च वाला जो पार्ट जो हमने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लार्ज स्केल में डिप्लॉय करना है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मारुति को पूरे देश में लाना है तो उसके पहले उसको एक रिसर्च करना पड़ेगा उसके रिलेटेड। तो वो रिसर्च जो है वो आउटसोर्स कर सकता है एक कंपनी LTTS जैसी कंपनी को, जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टेस्टिंग करने के लिए, राइट। सो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं और पूरा जो रिसर्च है उसका आउटसोर्स कर सकते हैं। तो यही काम जो है वो एक ER&D कंपनी करती है। आगे बढ़ते हैं। तो ER&D कंपनीज कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं उसका एक स्लाइड हम देखते हैं। पहला है वो कंसल्ट करती है, यानी कि आपसे समझती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। पहले वो आएगी, आपकी कंपनी को स्टडी करेगी, समझेगी एनवायरनमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उसी पार्ट को हम लोग कंसल्टिंग फेज कहते हैं, जहाँ वो कंपनी रिक्वायरमेंट समझ रही है आपकी। दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि जितना हो सके ऑन पेपर, ऑन सिस्टम, ऑन कंप्यूटर वो डिज़ाइन बना के आपको दिखाएगी एंड आपसे अप्रूवल लेगी कि जो अभी तक हमने बनाया है क्या ये सेंस बना भी रहा है कि नहीं। तो ये पार्ट हो जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का। तीसरा आते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो POC, यानी कि POC का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि बिफोर कोई भी कंपनी अपना लार्ज स्केल अपना डिप्लॉयमेंट करती है वो एक POC यानी कि टेस्टिंग करती है। तो वो वाला पार्ट जो है जिसके लिए आपको ऑलरेडी सेटअप टेस्ट बेड्स चाहिए, तो वो वाला पार्ट एक ER&D कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वो आ जाता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। एंड फाइनली आते हैं टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन में। बिकॉज ये ER&D कंपनीज इतने सारे दूसरे कंपनीज के साथ काम कर चुकी हैं, उनको रेगुलेटरी आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो सारे आइडियाज़ को वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और आपके टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए जो जो चीज़ें रेगुलेटरी ज़रूरत हैं वो सब ER&D कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हो गए ER&D कंपनीज के काम। अब हम समझते हैं लाइन्स ऑफ बिजनेसेस, यानी कि कौन से लाइन ऑफ बिजनेसेस में LTTS आज की तारीख में है, यानी कि वो पैसा कहाँ कहाँ से कमा रही है। इसके लिए 5 डिविजन्स हैं LTTS के जो करेंटली वो लोग फोकस करते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये, यानी कि आपका रेल हो गया, आपका रोड हो गया, रोड में कार्स, ऑफ रोड व्हीकल्स यानी कि ट्रक्स। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस है आपका, सपोज आपको एक कनेक्टेड कार बनानी है इन द फ्यूचर, तो उसके लिए आप ER&D सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे एंड दैट इज़ देयर बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर, जो इस साल प्रोजेक्टेड ये है कि $255 मिलियन का बिजनेस आने वाला है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है टेलीकॉम एंड हाईटेक। इससे $180 मिलियन का बिजनेस आने का अनुमान है इस पर्टिकुलर साल में। टेलीकॉम में हम लोग ज़्यादातर क्या सुन रहे हैं आजकल कि 5G का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो 5G के अराउंड जो जितने भी काम हो रहे हैं उसमें ER&D कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली दूसरे टेलीकॉम कंपनीज को हेल्प करती हैं ताकि वो अपनी 5G रोल आउट का अच्छे से प्लान कर पाएँ। तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इससे $160 मिलियन के रेवेन्यू आने का अनुमान है इस साल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके फोक लिफ्ट्स आ जाते हैं, आपके जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हैं, जिस तरह से कन्वेयर बेल्ट्स के ऑप्टिमाइजेशन सोच सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आती हैं।
फिर आते हैं प्लांट इंजीनियरिंग में। प्लांट इंजीनियरिंग में ज़्यादातर आज की तारीख में एक ट्रेंड चला है जिसका नाम है डिजिटल ट्विंस का। इसके बारे में कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, बट प्राइमरीली प्लांट का मॉडर्नाइजेशन, उसका ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से प्लांट को और बेहतर तरीके से चलाया जाए, ये वाला जो लर्निंग है ये प्लांट इंजीनियरिंग में आता है। और इससे इस साल 125 मिलियन USD का बिजनेस आने का प्लान है। एंड फाइनली उनका फोकस एरिया है मेडिकल डिवाइसेस पे। जैसे आज की तारीख में टेलीमेडिसिन, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा लोग टेलीमेडिसिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा आप कनेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस के बारे में काफ़ी सुनते हैं, जैसे कि लेट्स से कि आप घर से आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और डॉक्टर को वो इन्फॉर्मेशन मिल गया। सो ये सारी जो इवॉल्विंग मेडिकल डिवाइसेस जो आ रही हैं उसमें भी ER&D सर्विसेज का यूज़ होता है। एंड दैट इज़ वेयर आपका LTTS आपका उसमें भी रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो 5 हो गए, ये बिजनेस फोकस एरियाज हो गए LTTS के। अभी हम लोग 2 बिजनेस एरिया जो सबसे टॉप 2 बिजनेस एरियाज है उनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने MG हेक्टर का सुना होगा कि MG हेक्टर इज़ अ कनेक्टेड कार, राइट। सिमिलरली आज की तारीख में Hyundai भी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स लेके आ रहा है जिसको वो कनेक्टेड कार्स कहते हैं। तो कनेक्टेड कार्स का प्रचलन किस तरह से वो काम करता है, वो एक ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक एक डिवाइस होता है जो हर कार में होता है। उसमें क्या होता है कि उससे जो है डेटा आपके सर्वर तक वो पहुंच सकता है। वो डेटा यानी कि गाड़ी का जितना हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स है, गाड़ी का इंजन ऑयल हो गया, गाड़ी का टायर प्रेशर हो गया, जितने मेंटेनेंस रिलेटेड जितनी भी गाड़ी की चीज़ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसके थ्रू वो सर्वर तक पहुंचता है। सर्वर तक जैसे ही पहुंचा और कोई भी पार्ट गाड़ी का, लेट्स से गाड़ी की कंपनी को लगा ये ख़राब होने वाला है, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि ख़राब होने से पहले ही वो पर्टिकुलर पार्ट को आप ठीक करवा सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल हुआ कनेक्टेड व्हीकल का। सपोज आज की तारीख में MG हेक्टर ने कर दिया, कल लेटेस्ट से मारुति को इच्छा हुई कि वो कनेक्टेड व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं। तो ये जो एक्सपर्टीज़ है जो LTTS के पास है, लेट्स से LTTS ने ये MG हेक्टर के लिए सपोज डिप्लॉय किया है, उससे उनको एक एक्सपर्टीज़ मिल गई, उनका पूरा सेटअप हो गया, लैब का टेस्टिंग का सेटअप हो गया। तो ये जो नॉलेज है, ये एग्जैक्ट नॉलेज ये मारुति को ट्रांसफ़र कर सकता है। दैट इज़ वेयर द सर्विसेज पार्ट कम्स इन, कि मारुति को ये जो नॉलेज एरिया है वो भले उनके पास नहीं है, बट बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर लाइक LTTS उनके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो ये नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का एग्जांपल। अभी हम आपके सामने लेते हैं एक टेलीकॉम बिजनेस का एग्जांपल, जहां हमने ऑलरेडी कहा आपसे कि 5G जो है, जो कि एक इवॉल्विंग एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाला है टेलीकॉम में, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो आपने सुना होगा कि 5G की बदौलत इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, राइट। दैट इज़ समथिंग विच वी ऑलरेडी नो। 2G आया, 3G आया, 4G आया, जिसमें स्पीड बढ़ती गई आपके मोबाइल के इंटरनेट की, 5G से और बढ़ जाएगी। एक दूसरा पार्ट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, वो है नैरो बैंड IoT। अब नैरो बैंड IoT क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये है यूलू साइकिल। यूलू साइकिल आज की तारीख में, यूलू एक कंपनी है जो कि साइकिल्स प्रोवाइड करती है एट पब्लिक प्लेसेस। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में कई जगह पे ऐसे शेयरिंग के साइकिल्स अवेलेबल होते हैं। अब इस शेयरिंग साइकिल में एक लॉक होता है। आप ऐप से आप जैसे ही यूलू की साइकिल बुक करते हैं, आप लॉक के पास जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो उस लॉक को फंक्शन करने के लिए एक अंदर एक चिप लगी होती है, IoT चिप लगी होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है उस IoT चिप का, कि बैटरी जो है उस पर्टिकुलर चिप की, उस पर्टिकुलर लॉक की, वो चिप जो है उसको ड्रेन कर देता है। नैरो बैंड IoT के आने के बाद क्या होगा कि ये जो बैटरी जो है ये कम खपत करेगी एनर्जी की, एंड ये जो लॉक है ये 10-10 साल तक चल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो नैरो बैंड IoT सॉल्व करता है वो ये है कि आज की तारीख में नॉर्मल मोबाइल की जो सर्विसेज हैं वो अंडरग्राउंड नहीं जा पाती। सो सपोज़ ये साइकिल ली के किसी ने अपने अंडरग्राउंड किसी गराज में रख दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पर्टिकुलर साइकिल है कहाँ। यूजिंग नैरो बैंड IoT ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है कि अंडरग्राउंड लेट से कहीं पर जहाँ डिफ़िकल्ट है मोबाइल के नेटवर्क को पहुँचना, वहाँ नैरो बैंड IoT ईजिली पहुँच सकता है। सो उससे जो है आपकी थिंग्स जो है वो एक्चुअली कनेक्टेड हो जाएंगी, राइट। IoT के बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया था, जिससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने IoT के बारे में थोड़ा डिटेल में कहा है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर कोने पे लिंक पे मिल जाएगा। सो अब एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से कि सैमसंग अभी एक ऐसा कुछ बनाने जा रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहा है जो कि नैरो बैंड IoT का यूज़ करता है। अब नैरो बैंड IoT के इमेजिन करते हैं कि सैमसंग के पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो LTTS के पास आता है और बोलता है मिस्टर LTTS
मुझे आप टेस्ट बेड दीजिए। टेस्ट बेड का मतलब ये कि एक नैरो बैंड IoT का सेटअप बना के दीजिए और उसमें मैं अपने डिवाइसेस लाके टेस्ट करूँगा। ये एक पहला फैसिलिटी जो है LTTS प्रोवाइड करेगा। दूसरा फैसिलिटी जो LTTS प्रोवाइड करेगा वो है चिप डिज़ाइन का, यानी कि चिप जहाँ पर एक्चुअली जो चिप होती है उस चिप से ही आप बेसिकली आप कनेक्टेड रहते हैं। तो उस चिप का जो डिज़ाइन है उसमें भी LTTS जो है, बिकॉज उसने दूसरी कंपनीज़ के लिए ऑलरेडी बना रखा है, तो वो चिप डिज़ाइन भी उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे और वो आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तीसरा है सर्टिफिकेशंस। सो आपको अगर किसी पर्टिकुलर बैंड में, नैरो बैंड में लेटेस्ट से आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। बिकॉज LTTS ये काम दूसरे कंपनीज़ के लिए भी कर रहा है और उनको एक्सपर्टीज़ हो गया है, तो वो सर्टिफिकेशन में भी आपकी हेल्प करता है। सो ये एक फ़ायदा हो गया जो LTTS प्रोवाइड करता है टेलीकॉम बिजनेस में। सो ये क्लियर है। अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा बिकॉज लार्सन एंड टूब्रो जैसी ग्रुप कंपनीज जैसी होती हैं उनका जनरली मैनेजमेंट एंड कंपनीज विच आर लेड बाय मैनेजमेंट चेयरमैन लाइक AM नायक जो कि L&T के जो चेयरमैन, ऑनररी चेयरमैन है। सो हमको जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी क्लीन एंड कॉम्पिटिटिव लगा, तो इसमें देयर आर नो रेड फ्लैग्स एंड डेफिनेटली दैट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम अस। नेक्स्ट आते हैं फिनेंशियल्स एंड की सक्सेस इंडिकेटर्स पे। फिनेंशियल्स की बात करें तो मेजर अकाउंट्स को देखते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि B2B बिजनेस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लगता है किसी भी अकाउंट को कैप्चर करने में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल में हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स जो कि LTTS को पहले $50 मिलियन प्लस का बिजनेस देते थे सालाना, राइट। तो ये कस्टमर रेवेन्यू का टाइप हो गए कि कस्टमर जो 50 मिलियन तक बिजनेस देते थे, $30 मिलियन तक बिजनेस देते थे, वो उस तरह से यहाँ सेगमेंटेशन किया गया है। इसमें हमको एक कंसर्न दिखता है कि $50 मिलियन प्लस कस्टमर्स जो हैं वो 2 थे LTTS के पास फिनेंशियल ईयर 19 में, और आज की तारीख में देखें तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो कि $50 मिलियन प्लस बिजनेस आज की तारीख में LTTS को देता है। तो ये कंसर्न की बात है। जब ऐसा कोई बिजनेस आप एक्वायर करते हो जो आपको इतना बिजनेस दे रहा है एंड सडनली वो कंपनी आपको छोड़ के चली जाए, तो यानी कि उसने कोई ना कोई वैल्यूएशन पैरामीटर देखा होगा, उसने कोई सर्विस ली होगी जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा कि उसने बिजनेस जो है आपसे लेके किसी और को दिया है। दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। दूसरा, 30 मिलियन भी अगर हम ट्रेंड देखें तो 3 कस्टमर्स थे FY19 में जो $30 मिलियन प्लस बिजनेस दे रहे थे, वो घट के 2 हो गए एंड आज की तारीख में 1 भी नहीं है। तो ये जो चर्न हो रहा है, ये चर्न जो है एक चिंता का विषय है जो हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हमको। सेम अगर आप देखें $5 मिलियन भी, छोटे कस्टमर्स भी अगर देखें तो उसमें भी एक डाउन ट्रेंड आया था, 43 से 39 हुआ एंड 39 से फिर से 43 हुआ। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि किसी कस्टमर को एक्वायर करने में इतनी मेहनत लगती है और उसके बाद अगर वो कस्टमर छोड़ के चला जाए तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट था उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक वेस्ट चला जाता है। जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी कस्टमर को एक्वायर करें तो उसको माइन करें, यानी कि उसको क्रॉस सेलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको बेचने की कोशिश करें एंड उसमें अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, जितना डीप हो सके उतना डीप जाएं। अगर ये चर्न हमको दिखता है तो वो एक कंसर्न का विषय है एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग फॉर मी। सो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर रेड फ्लैग डालते हैं। दूसरा आते हैं डे सेल आउटस्टैंडिंग। अगैन मैंने लास्ट वीडियो जहाँ जिसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल है वहाँ मैंने कहा था आपको डे सेल आउटस्टैंडिंग होता क्या है, कि जब भी हम कोई इन्वॉइसिंग करते हैं उसके बाद कितने दिन में कैश एक्चुअली हमारे अकाउंट में आता है, वो डे सेल आउटस्टैंडिंग को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 75 to 85। इसका एक इंडिकेटर ये भी है कि जो कस्टमर्स जो हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उतना शायद सेटिस्फाइड ना हो, सो इसीलिए वो अपना जो पेमेंट है वो डिले कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो कस्टमर की प्रोफाइल है, राइट, अगर कस्टमर खुश होगा तो वो ऑन टाइम पेमेंट करेगा, कभी कभी बिफोर टाइम पेमेंट करेगा। तो ये डे सेल आउटस्टैंडिंग अगर बढ़ता है तो ये कंसर्न का विषय है, इसीलिए यहाँ भी एक रेड फ्लैग एंड दैट्स समथिंग, एक पैरामीटर जो हमको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन में। कोई भी सर्विस कंपनी की अगर हम बात करें, IT की सर्विस हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस हो, उसमें ह्यूमन कैपिटल, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उन पे हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें LTTS का तो आपको ये पता चलेगा कि जो हाईएस्ट कॉस्ट फैक्टर है, जो खर्चा जो LTTS करती है, वो एम्प्लॉयज़ पे ही करती है, राइट। सो एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन बहुत और यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला डेटा पॉइंट हम देखेंगे वो है एट्रिशन रेट का, यानी कि कितने लोग हैं जो छोड़ के LTTS को जा रहे हैं।
ये भी दर्शाता है कि वेदर कोई कंपनी में अगर लोग काम कर रहे हैं वो खुश हैं कि नहीं। तो इसमें हमने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है Q3 लास्ट ईयर FY21 से करंटली 14.5% है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड चलता रहा और अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर LTTS में काम करते हैं, वो सीख रहे हैं, कंपनीज उन पे इन्वेस्ट करती है, अगर वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। दूसरा डेटा पॉइंट हम देखेंगे एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन का, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बेंच पे हैं वर्सेस कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव हैं। ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पर हमको एक मिक्स सिग्नल मिलता है, इसीलिए यहाँ पर एक ऑरेंज फ्लैग हम डाल रहे हैं, क्योंकि एट्रिशन रेट चिंता का विषय है, लेकिन एट द सेम टाइम एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं एबिडा के बारे में। एबिडा यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एबिडा जो है अगर आप सालाना देखें एबिडा, तो एबिडा FY 2021 में घट के 12% घट गया। FY20 में वो 1300 करोड़ था, लेकिन वो घट के 1160 करोड़ हो गया है FY21 में। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पेंडेमिक का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर डेफिनेटली हमको दिखता है। कोई भी कंपनी जो कि रिसर्च में इन्वेस्ट करती है, जो चाहती है कि मैं इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करूँ, जब ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करो, जब ऐसा कोई पैंडमिक आता है, ऐसे कोई महामारी आती है, तो एक ऑब्वियसली एक चिंता का विषय होता है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बजट्स कट किए। तो एबिडा पे वो इफेक्ट दिखा। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टरली में डिवाइड करके देखें, क्लोजर लुक लें, तो ये एक्चुअली रिकवरी की तरफ है। सो अगर हम लोग देखें पिछले 3-4 क्वार्टर्स देखें, तो कंटिन्यूसली जो है वो एबिडा जो है वो एक्चुअली बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा एक सिग्नल है कि कंपनी रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली अगर थर्ड वेव आता है तो डेफिनेटली एक और चिंता का विषय हो सकता है और एक टिप आ सकता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें, तो एबिडा जो है वो एक्चुअली एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसके लिए एक ग्रीन सिग्नल। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो अगर हम फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें, तो FY21 में 1300 करोड़ का कैश फ्लो हमको देखने को मिला। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब अगर आप कोर बिजनेस जो आप कर रहे हैं उससे आपको कितना कैश आपको एक्चुअली मिलता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये समझने के लिए कि कंपनी जो है वो इनवॉइसेस को कितना कन्वर्ट कर पा रही है एंड कितना कैश बिजनेस में एक्चुअली आ रहा है। जितना कैश बिजनेस में आएगा, हमेशा याद रखिए कैश इज किंग। सो कैश का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है ये पैरामीटर जो है FY20 में काफ़ी डिप हुआ था, लेकिन FY21 में सिग्निफिकेंट एक रिकवरी देखने को मिली है, जो कि 1300 करोड़ की है। दूसरा पैरामीटर देखते हैं फ्री कैश फ्लो, जो कि मोर और लेस आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन फ्री कैश फ्लो का डेफिनेशन अगर हम लोग याद करेंगे तो ये है कि जितना कैश मेरी कंपनी ने कमाया, उसके बाद सारे एक्टिविटीज़ जो कि मुझे चाहिए बिजनेस को मेंटेन और रन करने के लिए, उसके बाद जब कैश बच जाता है, यानी कि इस कैश के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो है फ्री कैश फ्लो। मैं इसको नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अपने रिसर्च को और अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी अगर फिगर हम देखें FY21 में, तो सिग्निफिकेंट जंप आया है इसमें, तो इसको भी एक डेफिनेट हम ग्रीन सिग्नल देंगे। कंपटीशन एंड रिलेटिव पोजीशनिंग की बात करते हैं। सो जिनोव करके कंसल्टिंग कंपनी है जो कि ER&D कंपनीज को पोजीशन करता है, उनका एनालिसिस करता है समझने के लिए कि कंपनी करेंटली किसी पर्टिकुलर फील्ड में कैसा कर रही है। यहाँ मैं जिनोव के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो IoT के फील्ड में अगर देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फील्ड में देखें, तो जहाँ मैंने मार्क किया है LTTS, वहाँ पर आप देखिए LTTS एक अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन एक चिंता का विषय इसमें यह है कि कंपटीशन जो है, राइट, ये कंपटीशन देखिए कितने सारे यहाँ पर कंपनीज हैं जो इस फील्ड में ऑपरेट कर रही हैं। इनफैक्ट LTTS का ढूंढना मुश्किल था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लाल से मार्क करना पड़ा। सो कंपटीशन की अगर बात आती है तो स्पेस पूरा पैक्ड है। फिर देखेंगे हम लोग ऑटोमोटिव, यानी कि पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी, उसका ER&D की बात करेंगे। अगेन अब स्पेस इतना ज़्यादा जैम पैक्ड है, लेकिन अगेन LTTS लीडरशिप पोजीशन में डेफिनेटली है, लेकिन $1 को चेस करने के लिए कितने सारे कंपनीज हैं जो एक डॉलर्स को चेस करती है। तो इससे आपका प्रॉफिट में डेफिनेटली एक इफेक्ट तो पड़ता ही है आपके। सो ये अगेन एक मेरे लिए एक चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर हम लोग कोई अपना सेपरेट पोजीशनिंग नहीं बना पा रहे हैं। सर्विस में मुश्किल भी है, बट अगेन कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई। ER&D सर्विसेज अगर हम ओवरऑल देखें मोटा मोटा, तो अगेन कंपटीशन ही कंपटीशन। LTTS इज़ इन अ गुड पोजीशन नो डाउट, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
तो इससे हम लोग 2 चीज़ें हम लोग डिड्यूस कर पाते हैं कि जो बिज़नेसेस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, हमेशा हमको ध्यान रखना है। एक बिज़नेस ये होती है जिन पे मोड्स होते हैं, मोड्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि उस बिज़नेस को रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा बिज़नेस होता है बिज़नेस विदाउट मोड्स, यानी कि जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता। एलटीटीएस दूसरे टाइप के बिज़नेस में पड़ता है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बिजनेस विद मोड्स, ऑब्वियसली मैंने जैसा आपको बोला कि क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते मार्केट में, जनरली प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है। एग्जांपल के तौर पे आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, राइट, तो उनके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं नहीं, तो वहाँ पर क्लियरली हमको एक मोड दिखता है। बिजनेसेस विदाउट मोड्स में अगर आप देखें तो कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो रेप्लिकेबल होती हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपने कोई काम किया दूसरी सर्विस कंपनी भी मे बी वो रेप्लिकेट कर पाएँ। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा, और इन टाइप की कंपनीज़ में एज अ रिजल्ट एग्जीक्यूशन फोकस, जितना आप बढ़िया एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, वही एक की इंडिकेटर होता है कि वेदर आप सक्सेसफुल हैं या फिर आप नहीं हैं। सो बिजनेस विद मोड्स में पोटेंशियल जो होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स का हमेशा ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज एक ही कंपनी है जो कि इस सेक्टर में काम कर रही है, इन दैट केस जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हो पाते हैं। एंड बिजनेस विदाउट मोड्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज ख़राब होती हैं। अगेन, अच्छा एग्जीक्यूशन होगा तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे। जितना अच्छा एग्जीक्यूशन साल दर साल कंपनी करती जाएगी तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते जाएंगे, एंड वो अच्छे रिटर्न साल दर साल आपके कंपाउंड होते जाएंगे। सो ये हो गया एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। सो फाइनली कंक्लूड करने के लिए मेरे फाइनल थाट्स ये हैं। मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट, बढ़िया गवर्नेंस, डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई एंड देयर। फिनेंशियल्स, मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा। मैंने आपको कुछ KPIs दिखाए जो चिंता का विषय हैं, सो इसीलिए इसके लिए एक ऑरेंज फ्लैग। सो हमको ध्यान से इन KPIs को ध्यान से देखना है अगले कुछ क्वार्टर्स में, वेदर दे आर इम्प्रूविंग और नॉट। मोड्स, मैंने जैसे आपको बोला कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नहीं, इसके लिए एक रेड फ्लैग। ऑब्वियसली सर्विस बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल है, इसलिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे हमको ध्यान ज़रूर देना है। एंड ऑपरेशनल रिगर, फाइनली अगेन ऑरेंज फ्लैग, बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। और जो कंपनी ने जो सोचा है, राइट, जो ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें हम लोग करेंगे, क्या बोले एग्जैक्टली वो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हमको अगले कुछ क्वार्टर में देखना है। नीचे एक स्टॉक का करंट स्टेटस दिया गया है। स्टॉक आज की तारीख में ऑल टाइम हाई है। सो हमको पैरामीटर्स की KPIs को कंटिन्यूसली देखते रहना है, एंड ऑब्वियसली अपना खुद का जजमेंट लगा कि इस स्टॉक को खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है, वो ध्यान हमको देना है। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में एंगेज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।